नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस अकेडमी में। हाल ही में लोकसभा में जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2 बिल पेश हुए। भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर की जो समस्या है, वो नेहरू की गई गलतियों का परिणाम, वह नेहरू की ही नीति थी। इसके कारण इतने सालों बाद भी जम्मू एंड कश्मीर की समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। ऐसा कहना है माननीय गृह मंत्री का। इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित वर्तमान बिल के विषय में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि नेहरू की उस नीति के विषय में जिसकी चर्चा गृह मंत्री जी ने की है। इसके साथ ही हम सरदार पटेल की भी नीति को समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में क्या हुआ है, लोकसभा में 2 बिल पास हुए। पहला, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। जैसा कि ये दोनों अमेंडमेंट बिल हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई पुराना बिल था जिसमें संशोधन करके एक नया बिल लाया गया है। तो हम डिटेल से पहले इन दोनों बिल को देखते हैं। सबसे पहला बिल है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023। बिल जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 में क्या करता है? संशोधन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। दरअसल आर्टिकल 370 को जो हटाए जाने के लिए जो बिल लाया गया, वही बिल था पुनर्गठन एक्ट 2019। 2019 के इस एक्ट ने 2 मुख्य परिवर्तन किए थे। क्या? पहला परिवर्तन अगर हम देखें, तो एक तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो दर्जा था वो निरस्त कर दिया। दूसरा क्या इसने किया प्रावधान? दूसरा प्रावधान इसने किया कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बाँट दिया गया। तो 2 भाग कौन से थे? एक जम्मू एंड कश्मीर जो विधानसभा के साथ था, दूसरा लद्दाख जो विधानसभा के बिना था। अब यहाँ आप समझिए, जैसे आप देखेंगे दिल्ली को, तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी होने के साथ-साथ यहाँ विधानसभा भी। इसी तरह आप अगर अंडमान एंड निकोबार को देखेंगे, ये भी एक यूटी है, लेकिन यहाँ विधानसभा नहीं है। तो भारत की 2 यूनियन टेरिटरी में से पहले विधानसभा थी। उसी तरह प्रोविज़न किया गया जम्मू एंड कश्मीर के लिए और वहाँ पे भी विधानसभा बनाई गई। अब हम अगर इस 2023 के संशोधन बिल पे आएँ, तो इसमें जो बात की गई है या इससे जो परिवर्तन किए गए हैं, के विषय में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2019 के बिल से एक विधानसभा बनाई गई थी कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। उसी विधानसभा की सीटों में कुछ परिवर्तन किया गया है इस नए बिल के साथ। लद्दाख आप ध्यान रखेंगे एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ विधानसभा नहीं है। यहाँ जो बात की जा रही है वो जम्मू एंड कश्मीर की बात की जा रही है जो विधानसभा के साथ है। 2019 के बिल में क्या प्रावधान था? इस विधानसभा में कुल 83 सीटें थी। अब 2023 के बिल से क्या प्रावधान हो गया है? इस विधानसभा की सीटों को बढ़ा के 90 कर दिया गया है। एक परिवर्तन हम और देखेंगे, एससी और एसटी की जो सीटें हैं, उनमें भी बदलाव किया गया है। पहले एससी की यहाँ पे 6 सीटें थी, उसको बढ़ा के 7 कर दिया गया। एसटी की पहले कोई सीट नहीं थी, उसको भी 9 कर दिया गया है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो विधानसभा का स्ट्रक्चर है, और खासकर अगर हम कहें कि जो सीटों का स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो एक तो जो मेन परिवर्तन होगा वो विधानसभा की सीटों की संख्या में है। दूसरा जो प्रमुख परिवर्तन हुआ, वो ये था कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, वो कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित कर सकते हैं और इन नामित सदस्यों में एक महिला का होना आवश्यक। इस बात को हम समझते हैं कि क्या है? दरअसल यहाँ इनडायरेक्टली बात की जा रही है कश्मीरी पंडितों की। इसलिए ये प्रावधान करता है कि ऐसे लोग जिन्होंने 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर या इसके किसी अन्य हिस्से को छोड़कर चले गए थे, ऐसे लोगों को विधानसभा में 2 सीटें दी जाएँगी और इन पे नियुक्ति कौन करेगा? उपराज्यपाल। हालाँकि आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, वो कश्मीरी प्रवासी समुदाय इस्तेमाल किया गया है। मतलब कश्मीरी पंडित शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि कश्मीरी प्रवासी समुदाय इस्तेमाल किया गया है। इस बिल में कहा गया है कि ऐसे लोग जिन्होंने 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया था, उन्हें इस आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कहीं न कहीं कश्मीरी पंडितों को एक विश्वास दिलाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 के तहत कि उनकी सीटें भी जम्मू एंड कश्मीर में रिज़र्व है। इस बिल में पीओके के विषय में भी एक प्रावधान किया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, के विषय में भी एक प्रावधान किया गया है। उपराज्यपाल जो पीओके से विस्थापित लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी एक व्यक्ति को विधानसभा में नामित कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान भी किया गया है। आई थिंक दिस इज़ द मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि इससे क्या होगा, वो समझना होगा इसकी गंभीरता को कि
इस एक व्यक्ति की नॉमिनेशन से भारत सरकार कर क्या रही है? ऐसा कोई व्यक्ति है मान लेते हैं, जो पहले पीओके में रहता था, लेकिन उसे किसी कारण से पीओके को छोड़ दिया और वो कारण भी बताया गया है यहाँ पे कि ये 47-48 का युद्ध हो या 65 का युद्ध हो या 71 का युद्ध हो, इन कारणों के कारण या इन युद्धों के कारण अगर उसने पीओके को छोड़ा है, तो वो व्यक्ति एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए? एक सीट के लिए और उसका नॉमिनेशन कौन करेगा? राज्यपाल। तो देखिए, एक संभावना यहाँ ये भी हो सकती है कि हो सकता है इतने पहले हुए युद्ध का कोई व्यक्ति जीवित ही ना हो या उस समय काल का कोई व्यक्ति जीवित ना हो, लंबा टाइम हो गया है। उसके लिए भी प्रोविज़न किया गया है। एक यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, हित उत्तराधिकारी, तो आप कह सकते हैं सक्सेसर इन इंटरेस्ट की बात की जाए। मतलब ऐसे व्यक्ति जो इन युद्धों के कारण यूक्रेन को छोड़ के चले गए थे, तो वो नहीं जीवित है, तो उनके वंश का भी कोई व्यक्ति जीवित है, उसे भी इस बिल का लाभ मिल सकता है। मतलब अब एक व्यक्ति नॉमिनेट होगा विधानसभा में, जो पीओके का प्रतिनिधित्व करेगा और विधानसभा में शामिल होके वो पीओके की आवाज बन जाएगा। जैसा कि अमित शाह जी ने एक बार फिर से स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल दोहराया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस बिल से एक रिप्रेजेंटेटिव भारत की विधानसभा में शामिल हो जाएगा। पीओके का एक प्रतिनिधि शामिल होगा कहाँ? भारतीय विधानसभा में। मुझे लगता है अभी लोग इस प्रावधान को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसका प्रभाव आपको भविष्य में बहुत गहरा देखने को मिलेगा। और मैं इस बात को लेके भी सरप्राइज़ नहीं हूँ कि पाकिस्तान इस मुद्दे को लेके अगर यूनाइटेड नेशन में चला जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान ने किया है कि पीओके का एक आदमी विधानसभा में नियुक्त होगा और पीओके की आवाज को उठाएगा भारतीय विधानसभा। दूसरे बिल की बात करते हैं। दूसरा बिल है जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2023। यह संशोधन बिल जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण एक्ट 2004 में संशोधन करता है। इसमें एक जो प्रमुख प्रावधान है वह है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन का ये प्रावधान करता है। इस वर्ग में कौन शामिल होंगे? मतलब वो कौन से लोग होंगे जिनको आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो इसमें शर्तें दी गई की है जिसे जम्मू एंड कश्मीर ने या जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासन द्वारा पिछड़ा घोषित किया गया हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तटीय क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। दूसरा, जो कमजोर वर्ग और वंचित जातियाँ हैं, जिसको राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं अधिसूचित किया है, उनको भी इस रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। मतलब इस क्षेत्र के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद सरकार कह रही है कि सरकार एक आयोग बनाएगी, जो पिछड़े वर्ग में किसी समुदाय को शामिल करेगी या उसको हटा सकेगी। अब ये आयोग अब तय करेगी, किसी समुदाय को बाहर रखना है या उसको इस वर्ग में बनाए रखना है। तो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि कमजोर और वंचित वर्ग की परिभाषा को हटा लिया गया। तो इस शब्द को हटा लिया गया है कमजोर और वंचित वर्ग। इसके स्थान पे जो नया शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है अन्य पिछड़ा वर्ग। और अन्य पिछड़ा वर्ग को घोषित कौन करेगा? राज्य सरकार, एलओसी के पास के लोग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे लोग और ऐसे वर्ग जिनको राज्य या केंद्र कोई भी अधिसूचित करती है किसके अंतर्गत? पिछड़े वर्ग के अंदर। तो उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब आते हैं नेहरू जी की नीतियों के विषय में, जिसकी बात अमित शाह जी कर रहे हैं। संसद में जब ये दोनों बिल पेश हुए, उसके दौरान चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान अमित शाह जी ने ये कहा कि नेहरू जी ने 2 बड़ी भूलें की, जिसका भुगतान हमको आज तक करना पड़ रहा है। पहली भूल ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम घोषित कर दिया और वो थी तब, जब हमारी शक्तियाँ या हमारी सेना के लोग जीत रहे थे युद्ध। दूसरा उन्होंने गलती क्या की कि कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके चले गए। ये 2 ऐतिहासिक गलतियाँ रही जवाहरलाल नेहरू की, जिसका सामना आज तक सरकार कर रही है, ऐसा कहना है अमित शाह जी का। इन आरोपों के जवाब में जो कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कुछ रेफरेंसेस के साथ जवाब देने की कोशिश की। ऐसा बताया जा रहा है कश्मीर के विषय में कि नेहरू जी की गलतियों की वजह से ही आज हम इस स्थिति में हैं। तो वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि नेहरू जी की स्थिति क्या थी या नेहरू जी की विचारधारा क्या थी कश्मीर के विषय में। एक किताब का वो जिक्र करते हैं, कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट्स किताब है, तो लिखा है विक्टोरिया शोफिल्ड ने। इस किताब के माध्यम से कहते हैं कि जो माउंटबेटन का राजनीतिक सलाहकार सर कॉनराड कोरफील्ड, ये नेहरू जी के पास गया था
ने सिफारिश की थी नेहरू जी से कि आप कश्मीर के बदले हैदराबाद ले लीजिए, लेकिन नेहरू जी किसी भी स्थिति में ये मानने को तैयार नहीं थे कि कश्मीर के बदले हैदराबाद लिया जा सकता है। मतलब नेहरू जी बिल्कुल स्पष्ट थे कि उनको हर हालत में कश्मीर चाहिए। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि 1 मिनट, अभी तो बात हो रही थी कश्मीर की, अभी हैदराबाद बीच से में कहाँ से आ गया? कोशिश करता हूँ मैं आपको बिल्कुल सामान्य भाषा देखिए, 1947 में देश आज़ाद होता है और रियासतों को ये ऑप्शन दिया गया, आप चाहें भारत में शामिल हो जाइए, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। ये ऑप्शन था रियासतों को। एक तीसरा विकल्प भी रियासतों को दिया गया कि आप चाहें तो स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। ज़्यादातर जो रियासतें थी, वो भारत या पाकिस्तान किसी एक तरफ शामिल हो। लेकिन जो 3 सबसे बड़ी रियासतें थी, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और जम्मू एंड इन तीनों ने निर्णय किया कहीं कि हम किसी की तरफ शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसी बीच क्या होता है, 13 सितंबर 1947 में इस जूनागढ़ ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ विलय पत्र। आप कहेंगे 1 मिनट, 1 मिनट। अभी हम बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की, फिर हमने बात कर ली हैदराबाद की, अब हम चले गए जूनागढ़ पे। पूरा मामला क्या है, वो समझाइए। मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप जूनागढ़ को देखिए। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, वहाँ पे जूनागढ़ पड़ता है। अब हम जूनागढ़ के विषय में देखें, तो यहाँ का जो नवाब है, वो है मोहम्मद महाबत खान। पहले इसने कहा था कि ये भारत में शामिल होगा, लेकिन एकदम से इसका नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। दरअसल ये नवाब साहब इंग्लैंड में थे, उसी दौरान एक नया प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जिसका नाम है सर शाह नवाज भुट्टो। प्रधानमंत्री का यहाँ मतलब आप ये कि उस रियासत का प्रधानमंत्री, भारत का नहीं, रियासत का प्रधान। तो किसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है? सर शाहनवाज भुट्टो को। ये शाहनवाज भुट्टो वही हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता हैं। तब इनको जब प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तब ये कहते हैं कि नहीं, हम भारत की तरफ शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम पाकिस्तान की तरफ शामिल होंगे। 14 अगस्त को ये घोषणा हो जाती है, ये पाकिस्तान की तरफ शामिल होंगे और पाकिस्तान ने क्या किया, इनके इस प्रपोज़ल को मान भी लिया। अब लेकिन देखिए, जूनागढ़ की स्थिति समझिए। जूनागढ़ में जो प्रजा है, वो हिंदू है, तो प्रजा ज़्यादातर हिंदू है, जबकि जो राजा है या हम कहें नवाब है, वो क्या था? मुस्लिम है। नवाब क्या है? मुस्लिम है। अब अगर आप पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, पाकिस्तान बना जब, तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक मुस्लिम राष्ट्र की भावना थी। एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण किया जा रहा है और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे भी ये साबित करने की कोशिश की कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि पाकिस्तान ने खुद को एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और जब ये नवाब साहब जो स्वयं मुस्लिम थे, इन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय ले लिया, तो जो भारत की जनता थी या जो कहे जूनागढ़ की जो जनता, इन्होंने स्वयं को ठगा महसूस किया। तो इनको लगा कि इनके साथ धोखा हो गया है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, विरोध कर दिया किसके खिलाफ? इस नवाब के खिलाफ। जनता विद्रोही हो गई और जूनागढ़ के ही कुछ क्षेत्र, मतलब रियासत तो काफ़ी बड़ी थी, इसके कुछ क्षेत्रों में जनता काफ़ी अग्रेसिव हो गई और प्रशासन के खिलाफ बहुत तगड़ा विद्रोह। अब इस आंतरिक युद्ध की स्थिति को बचाने के लिए भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी और इस मामले को शांत कराया। इसके बाद जो जूनागढ़ का नवाब है, वो डर से कराची भाग गया। भुट्टो को भारत से प्रांत पर कब्जा करने के लिए मजबूरी में कहना पड़ा। मतलब भुट्टो साहब को ये कहना पड़ा, आप आइए और स्थिति को सँभालिए, क्योंकि स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर हो गई थी। विद्रोह के कारण शांति फैलती चली जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया, ओके, जूनागढ़ में, जिसमें 91% मतदाताओं ने भारत में रहने का विकल्प चुना और 91% लोगों ने ये चूज़ किया कि वो भारत में ही रहेंगे। इस मतदान के बाद क्या हुआ, जूनागढ़ भारत का एक हिस्सा, लेकिन हुआ क्या, इस घटना से पटेल साहब के कान खड़े हो गए, क्योंकि आप समझिए हो क्या रहा था। 47 में जूनागढ़ क्या करता है, विलय पत्र साइन करता है। अब आप देखेंगे कि भारत के पश्चिम में, पूरब में और उत्तर में, दक्षिण में क्या स्थिति बन रही है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले से ही पाकिस्तान है, पश्चिम में जूनागढ़, यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा था। हैदराबाद स्वयं को स्वतंत्र रखना चाह रहा है। पूर्व में आप देखेंगे यहाँ भी पाकिस्तान है। तो एक तरह से भारत 3 साइड से घिर गया। दूसरा, बीच में भी एक ऐसा राज्य बन रहा है जो भारत सरकार के साथ नहीं है। एक और एंगल से इस बात को समझाना चाह रहा हूँ। ये मेरी अपनी सोच है। इन तीनों क्षेत्रों को लेके जो अंतर्राष्ट्रीय योजनाएँ बन रही,
जो इंटरनेशनल प्लानिंग हो रही थी, मैं कहूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लानिंग हो रही थी, वो खतरनाक। क्योंकि 1 मिनट, भारत की बात की जा रही थी, भारत के राज्यों की बात की जा रही थी, अब ये इंटरनेशनल प्लानिंग का हिस्सा थे। जूनागढ़ को लेके जो योजना थी, अंतर्राष्ट्रीय योजना जो थी, वो ये थी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, हथियार सप्लाई करेंगे। अरे! उसमें पाकिस्तान बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहा है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे पाकिस्तान का कब्ज़ा हो जाएगा। का सीधा-सीधा मतलब था, जो इंटरनेशनल बंदरगाह हैं, उन पे कहीं न कहीं पाकिस्तान का कंट्रोल हो जाएगा। तब भारत का विदेशी व्यापार इससे अफ़ेक्टेड होगा। इस बात की पूरी योजना तैयार की गई थी। दूसरा मुद्दा आप जब देखिए हैदराबाद, तो हैदराबाद की प्लानिंग तो खतरनाक थी। हैदराबाद एक तो पहले क्या होगा, स्वतंत्र राष्ट्र बना रहेगा। उसके बाद क्या होगा, हैदराबाद कह रहा था कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल हो जाएगा। राष्ट्रमंडल में शामिल होने का मतलब है, भारत सरकार बाद में भी अटैक ना कर पाए इस पे, कुछ इस तरह की योजना। मतलब भारत के अंदर ही एक ऐसा देश बना दिया जाएगा हैदराबाद के नाम से, तो भारत पे क्या करे, दबाव बना के रखे। इसके अलावा आप देखेंगे हैदराबाद ने क्या किया था। हैदराबाद ने चेकोस्लोवाकिया के साथ भी एक हथियार समझौता कर रखा था। इस हैदराबाद ने क्या किया था, एक ऋण समझौता कर रखा था किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। इंग्लैंड में जो पार्टी है, जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी है, इंग्लैंड की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इसके साथ भी हैदराबाद के संपर्क, तो हैदराबाद एक इंटरनेशनल मुद्दा बनने जा रहा है। तो देश बनाए जाने की पूरी योजना थी और उस योजना के पीछे का कारण ये था कि जिससे भारत को बाद में दबाया जा सके। इस हैदराबाद की बातचीत आप ध्यान देंगे, अमेरिका के साथ भी चल रही थी। यूनाइटेड नेशन में इसके मुद्दे को उठाया जाना था कि हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र रखा जाए। तो यहाँ पे इस तरह से पटेल साहब ने हैदराबाद के मुद्दे को डील किया, वो कमाल का। इसके अलावा आप अगर देखिए जो पाकिस्तान बनाया गया, उसके पीछे की रणनीति भी क्या थी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद भारत ने क्या किया, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट साइन किया था। तो हम किसी की साइड नहीं रहेंगे, ना पश्चिम की तरफ, ना रूस की तरफ। इसके कारण क्या हुआ, जो आपका यूएस है, जो अमेरिका है, उसको पाकिस्तान के रूप में एक सैन्य अड्डा मिल गया, जो भविष्य में उपयोग होता किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। तो पाकिस्तान जैसा राष्ट्र बने और वो अमेरिका के साथ में, अमेरिका का ज़्यादा फ़ायदा था क्योंकि वो रशिया के खिलाफ एक सैन्य अड्डा या बफर ज़ोन उसको मिल रहा था, जहाँ से वो बाद में रशिया को कंट्रोल कर सकता। तो आप देखेंगे कि इस तरह एक इंटरनेशनल राजनीति भी चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी चल रही थी, जिसके कारण एक आंतरिक अशांति की स्थिति बन रही थी। जैसा अंग्रेज़ जाते-जाते कह रहे थे, बार-बार कह रहे थे, हमेशा से कहते आ रहे हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था, भारत को हमने जोड़ के रखा है, हमारे जाते ही भारत टूट जाएगा। उस बात की पूरी कोशिश भी की जा रही थी। अब हम समझ लेते हैं हैदराबाद के विषय में इन डिटेल। देखिए पटेल साहब की नज़र में हैदराबाद बहुत इम्पोर्टेंट, और वो देख भी रहे थे कि किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है हैदराबाद को लेके। तो पटेल साहब ये मानते थे कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर जैसा है और इसका इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से पटेल साहब ने इस मुद्दे को सुलझाया, उसकी प्रशंसा आपको बार-बार करनी पड़ेगी। डिटेल में समझाता हूँ। तो आप देख रहे थे कि इंटरनेशनल मुद्दा किस तरह ये बन गया था। उसके अलावा जो हैदराबाद का निज़ाम है, मीर उस्मान अली, इसके पारिवारिक संबंध थे ओटोमन साम्राज्य के अपदस्थ खलीफा अब्दुल मेजिद द्वितीय के परिवार के साथ। क्यों? क्योंकि इस अब्दुल मेजिद की बेटी और भतीजी की शादी हुई थी किससे? मीर उस्मान अली के बेटों से। अब आप देखेंगे, जब खलीफा को उसके पद से हटाया गया, तो उस समय में भारत में भी आप देखेंगे खिलाफत मूवमेंट हुआ था। मतलब भारत के मुसलमान उस समय भी कंसर्न थे कि खलीफा को उसके पद से क्यों हटा दिया गया। अब एकदम से अगर मीर उस्मान अली को भी हटा दिया जाए भारत में, जो नवाब था, तो कहीं न कहीं जो भारतीय मुसलमान थे, उनके मन में एक शंका पैदा हो जाती। जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है और भारत एक हिंदू राष्ट्र है, वो बात सही हो रही है क्योंकि नवाब साहब मुस्लिम है, इसलिए उनको कहीं न कहीं हटा दिया जा रहा है। ये बात ना हो लोगों के दिमाग में पहले, इसलिए इस मुद्दे को बड़ा सॉफ्ट हैंडली डील किया गया। लगभग 3 महीने तक आप देखेंगे, हैदराबाद के साथ वही संबंध बने रहे जैसे अंग्रेजों के शासन के साथ। मतलब अंग्रेजों के समय जो संबंध था हैदराबाद का, वैसा ही संबंध भारत सरकार के साथ बना रहा लगभग 3 महीने तक।
बातचीत होती रही, लोग जाते रहे एक-दूसरे की तरफ से, पर सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया, स्थिति में परिवर्तन हुआ। देखिए, 1947 तक तो यहाँ अंग्रेजों का शासन था। तो जब भी जनता को कोई समस्या होती थी, जनता पीड़ित होती थी, तो वो क्या कहती थी, अंग्रेजों के कारण हो रही है। लेकिन अब यहाँ से अंग्रेज चले गए, अब शासन किसका है? नवाब का। तो अब लोगों को ये समझ में आ रहा था कि हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? नवाब करेगा। नवाब में उस स्तर की क्षमता नहीं थी कि वो जनता की समस्याओं को सुलझा पाए। इसके कारण जनता धीरे-धीरे क्या हो गया? विद्रोही हो गई। इसका एक संगठन था, इस नवाब का, जिसका नाम था इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। अब देखिए, ये एक राजनीतिक संगठन। आप हैदराबाद में देखेंगे कुछ राजनीतिक संगठन बनेंगे, कुछ कहेंगे कि नवाब को शासन में बना रहना चाहिए, कुछ कहेंगे नवाब को शासन से हट जाना चाहिए। इससे जो आपकी हैदराबाद की कांग्रेस पार्टी बनेगी, वो बार-बार ये दबाव डालेगी कि नवाब साहब को अपना पद छोड़ना होगा और भारत के साथ विलय करना होगा। इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जो इस बात का समर्थन करती है कि नवाब साहब को अपने पद पर बना रहना चाहिए। उसकी एक जो सैनिक शाखा है, जिसको बोलते हैं रज़ाकार, इन लोगों ने क्या किया है, ऐसे लोग जो नवाब के खिलाफ बोल रहे थे या नवाब के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उनको मारना चालू कर दिया। तब विद्रोहियों का दमन करना चालू कर दिया किसने? इस रज़ाकार ने। और ये राजनीतिक इकाई किसकी है? नवाब साहब के समर्थन वाली। इससे क्या हो रहा था? हैदराबाद में स्थिति बड़ी ही दर्दनाक बन गई। मतलब लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा था, लोगों की हत्याएँ की जा रही थी। अब इससे निपटने के लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना ही था। तो आप देखेंगे 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया जाता है भारत, और भारतीय सेना ने 3 दिन में ही हैदराबाद पे अधिकार कर लिया। तो इस तरह से हैदराबाद भारत का एक हिस्सा बन गया। उसके बाद हम जिस कठिन समस्या की बात कर रहे हैं, वो है जम्मू एंड कश्मीर। इस बिल में क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के विषय में ही संशोधन, तो सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पे बात की गई है। समझिए, जम्मू एंड कश्मीर क्या था? यहाँ पे राजा हरि सिंह का शासन था और हरि सिंह कह रहे थे कि वो स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन समस्या फिर वही आई, 1947 के बाद अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के बाद अब हरि सिंह पे दबाव था। हरि सिंह इस दबाव को झेल नहीं पाए, कौन से दबाव के? जनता के दबाव को। उसके कारण जनता धीरे-धीरे यहाँ भी विद्रोही हो गई। लेकिन एक बड़ा विद्रोह कहाँ हो गया? उच्च क्षेत्र में हो गया, और इस विद्रोह को समर्थन किसने दिया? पाकिस्तान ने, और पाकिस्तानी सेना ने, इन दोनों ने समर्थन दिया इस विद्रोह को, और इन्होंने मिल के क्या किया? हरि सिंह के राज्य पे अटैक कर दिया। इस घटना के कारण आप देखेंगे कि 27 सितंबर 1947 को नेहरू जी ने पटेल को लिखा था, यहाँ स्थिति जो खतरनाक और बिगड़ती चली जा रही है। तो जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। जिस तरह से घटनाक्रम ये हो रहा है, हमको इससे निपटना होगा और हमको तैयारी रखनी होगी, क्योंकि अब यहाँ पे घुसपैठ होने की भी पूरी संभावना है। ये बात किसने कही थी? नेहरू जी ने। तो हुआ भी वही, अक्टूबर में ये अटैक हो गया, मतलब पाकिस्तान की तरफ से। हरी सिंह ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि आप हमको बचाइए। भारत सरकार ने हरि सिंह के साथ समझौता किया और भारत ने अपनी सैन्य मदद भेजी। इस सैन्य मदद से इन घुसपैठियों को बाहर किया गया और उनके राज्य को सुरक्षित किया। यहीं पे बात अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब इन घुसपैठियों को हम बाहर निकाल रहे थे, तो हमने पूरे कश्मीर से बाहर इनको क्यों नहीं निकाला? हमने क्या किया? कुछ क्षेत्रों से तो इनको बाहर निकाल दिया, लेकिन हमारी सेना जब आगे बढ़ रही थी, उसी समय क्या हो गया? युद्ध विराम हो गया। बस इस युद्ध विराम के कारण जो पीओके वाला क्षेत्र है, तो कश्मीर का वह भाग जिसको उस समय पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था, उस क्षेत्र को हम नहीं छुड़ा पाए, और वो आज भी पाकिस्तान के ही कब्जे में है। दूसरा हम देखें तो नेहरू साहब इस मुद्दे को लेके चले गए कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन में। अगर यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को लेके ना जाते, बल्कि अपनी सेना का साथ देते, तो ये पीओके वाला जो क्षेत्र है, ये भी हमारे कब्जे में होता। तो इस तरह जो अमित शाह जी जवाहरलाल नेहरू की नीति पे प्रश्न उठा रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की नीति गलत थी, जिसके कारण ये पीओके बन गया और कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, यूनाइटेड नेशन का मुद्दा बन गया, और हम आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पे अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेहरू जी इस मुद्दे को लेके यूनाइटेड नेशन में क्यों गए? दूसरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेहरू जी ने बीतते हुए युद्ध को क्यों छोड़ा? उस समय क्यों पीस साइन कर लिया? देखिए, सबसे पहला काम कर रहा था ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी? भारत सरकार पे लगातार एक दबाव बना रही थी कि आप इस युद्ध को बंद कर दीजिए। क्योंकि जो आपकी रणनीति है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हो रही है। आप युद्ध करते चले जा रहे हैं।
ये आपको नहीं करना है। अब ये देखिए, ये ब्रिटिश सरकार क्यों दबाव बनाने लगी एकदम से? यहाँ आपको समझना होगा अमेरिका का एंगल। जैसे मैंने पहले बताया कि अमेरिका पाकिस्तान को क्या देख रहा था, एक बफर ज़ोन के रूप में देख रहा था, एक सैन्य अड्डे के रूप में अमेरिका पाकिस्तान को देख रहा था। तो अमेरिका को ये भय था कि भारतीय सेना ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के किसी बड़े हिस्से पे कब्जा कर ले, और जो उनकी रणनीति है कि इसको इस्तेमाल करना सैन्य अड्डे के रूप में रूस के खिलाफ, वो ना फेल हो जाए। तो अमेरिका प्रेशर किस पे बना रहा था? ब्रिटेन पे, और उसके साथ-साथ भारत पे भी। इसके अलावा ब्रिटेन भी भारत पे प्रेशर बना रहा है कि आप पाकिस्तान वाले इस एरिया से बाहर निकलिए। अगर हम दूसरा मुद्दा देखें, तो दूसरा मुद्दा ये है कि ये युद्ध कश्मीर और कश्मीर के बाहर पंजाब क्षेत्रों में भी फैलने का डर था। मतलब अभी-अभी विभाजन हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, और अगर ये युद्ध कश्मीर के बाहर फैल जाता, खासकर अगर पंजाब में फैल जाता, तो एक खतरनाक स्थिति देखने को मिल सकती थी। तो एक सेकंड रीज़न भी बन गया कि इस युद्ध को अब रोक दिया जाए। तीसरा, अगर हम पटेल साहब की बात को देखें, तो पटेल साहब ने कहा था कि ये युद्ध 4 लाख रुपए पर डे का खर्चा बना रहा है। तब दिसंबर 1947 में दिल्ली में एक पटेल साहब ने कहा कि हमको 4 लाख रुपए खर्चा करना पड़ रहा है पर डे, कश्मीरी बहनों के कारण। मतलब सरकार का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब आपको ध्यान भी रखना होगा, सरकार अभी-अभी आज़ाद हुई है, मतलब देश अभी-अभी आज़ाद हुआ है। उस नई सरकार के सामने इतना बड़ा खर्चा पर डे का खड़ा हो गया है। दूसरा, नेहरू जी ये मानते थे कि संयुक्त राष्ट्र एक तटस्थ मंच होगा। मतलब वो मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुलझाएगा, नैतिकता के साथ सुलझाएगा। लेकिन आप बाद में देखेंगे कि नेहरू साहब खुद पछता रहे थे इस बात को लेके कि उन्होंने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में क्यों उठाया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में नेहरू साहब ये मानते थे कि ये मुद्दा नैतिकता के साथ सुलझाया जाएगा, लेकिन ये नैतिकता को छोड़ के राजनीति के साथ सुलझाया जा रहा है। मतलब अमेरिका का प्रभुत्व है किसमें? यूनाइटेड नेशन में। और यूनाइटेड नेशन के जितने भी निर्णय हो रहे थे, वो अमेरिका के दबाव के कारण हो रहे थे। तो भारत के साथ भी ये निर्णय किस लिए हुआ? क्योंकि अमेरिका का दबाव था यूनाइटेड नेशन पे। और अमेरिका क्यों दबाव बना रहा था? क्योंकि उसको क्या चाहिए था? एक क्षेत्र चाहिए था रूस के खिलाफ, जो वो इस्तेमाल करेगा। आज भी आप देखिए, 26/11 जैसे हमले करने के बावजूद पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका लगातार करता आ रहा है। रीज़न क्या है? रशिया को काउंटर करने के लिए एक प्लेस उसको, और उसी रणनीति पे वो लगातार काम कर रहा है। हालाँकि पाकिस्तान के पक्ष के कुछ लोग कहते हैं, और खासकर इनका एक कर्नल है, कर्नल अब्दुल हक मिर्ज़ा, जो उस युद्ध में शामिल था। वो कह रहा था कि ये निर्णय भारत के पक्ष में आया था। तो यूनाइटेड नेशन का जो निर्णय आया, वो भारत के पक्ष में था। क्योंकि इससे क्या हुआ, भारत को अगले 4 महीने के लिए अपने ट्रांसपोर्टेशन को सही करने के लिए, अपने हथियारों को रिप्लेस करने का टाइम मिल गया, और भारत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया इस क्षेत्र में। तो कुल मिला के हम ये देखें, तो युद्ध हुआ, और भारत की कुछ आंतरिक समस्याएँ हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव हैं, और कुछ क्या हुआ, नेहरू जी ने गलत आकलन कर लिया यूनाइटेड नेशन को, जिसके कारण ये समस्या पैदा हो गई। अब नेहरू जी की दूसरी गलती पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट का मुद्दा। बार-बार नेहरू जी पे ये आरोप लगाया जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट मिल रही थी। नेहरू जी की नीतियों के कारण हमको वो परमानेंट सीट छोड़नी पड़ी। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये इस मुद्दे में कहाँ तक सच्चाई है। शशि थरूर जी की एक किताब है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। इस किताब में शशि थरूर जी लिखते हैं कि भारत के कुछ राजनेताओं ने इस बात को इतनी बार कहा है कि हमको यूनाइटेड नेशन में सीट मिल रही थी, नेहरू जी की वजह से चली गई। बात को इतनी बार दोहराया है, जिसकी वजह से ये बात सच लगने लगी है। वास्तव में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। और वो रेफरेंस देते हैं कि 27 सितंबर 1955 को डॉक्टर जे.एन. पारेख ने नेहरू जी से ये सवाल पूछा था। उसपे जब जवाब दिया है संसद में, इसने नेहरू जी ने, उसकी ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई। अब ये जवाब कौन दे रहा है? नेहरू जी जवाब दे रहे हैं संसद में। कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई है, और उस समय भारत तो आज़ाद ही नहीं था। 1945 में ही सुरक्षा परिषद की स्थापना होती है। उस समय भी भारत आज़ाद नहीं था। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भारत को सीट ऑफर की गई थी, और भारत ने वो सीट ठुकरा दी, या भारत ने वो सीट ट्रांसफर कर दी किसको? चीन को। ये जो मुद्दा है, ये शशि थरूर के हिसाब से, तो शशि थरूर जी जिस हिसाब से कह रहे हैं, उस हिसाब से हमने देख लिया। लेकिन जो जानकार हैं, जो इस मुद्दे को डीप से जानते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है कि भारत को ये ऑफर मिला भी हो। नेहरू जी ये मानते थे कि भारत इस स्थिति में नहीं है कि वो यूनाइटेड नेशन की सीट ले ले। समझते हैं? ये एक बहुत ही डीप मुद्दा है। हमको बहुत डिटेल में इसको समझना। देखिए, 1949 का समय है। चाइना में
राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। तो chiang kai शेक की सरकार है, वो जा रही है, उसकी जगह सरकार आ रही है किसकी? माओ की सरकार। माओ को आप देखेंगे कि ये बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये क्या कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पे कब्ज़ा कर रहा था। अब भारत पे क्या खतरा हो गया कि माओ अपने क्षेत्र को बढ़ाते-बढ़ाते भारत पे भी अटैक करेगा। तो ये जानकार मानते हैं कि माओ को शांत कराने के लिए या रिश्तों को सामान्य रखने के लिए और चीन के साथ जल्दबाजी में नेहरू जी ने ये फैसला ले लिया कि यूनाइटेड नेशन की सीट दे दी जाए किसको? माओ को या फिर चाइना की पार्टी को, जिससे क्या हो, भारत से युद्ध का खतरा टल जाए। डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सालों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। और नेहरू जी की ये पॉलिसी है कि जो बड़ी शक्तियां हैं उनके हम विरोधी न बने। इसलिए आप देखेंगे कि भारत ने नैम साइन किया था, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट साइन किया था। तो भारत नैम के माध्यम से क्या कर रहा था? वो कह रहा था कि ना हम अमेरिका की साइड रहेंगे, ना हम रशिया की साइड रहेंगे। इसका दूसरा पक्ष देखें तो भारत ये कह रहा था कि ना हम अमेरिका के विरुद्ध होंगे, ना हम रशिया के विरुद्ध होंगे। इसी क्रम में हम देखें तो चाइना एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था और नेहरू जी की पॉलिसी ये थी कि हम चाइना के खिलाफ भी नहीं लड़ेंगे। मतलब चाइना हम पे अटैक ना करे, इस भय से या देश को युद्ध से बचाने के भय से, माओ को खुश करने के चक्कर में, इन सारे कारणों की वजह से जहाँ तक नेहरू ने क्या किया, चाइना के साथ संधि कह सकते हैं आप, कर ली और चाइना को सीट ऑफर कर दी यूनाइटेड नेशन की। दूसरा इस मुद्दे पे एक और बड़ी डिटेल डिस्कशन है, जो करते हैं साउथ एशिया यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल के असिस्टेंट प्रोफेसर नवारूढ़ राय, ये इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए आप इस मामले को 1949 के हिसाब से भी मत देखिए, बल्कि आप इसको और पीछे जाके इसके बैकग्राउंड को समझिए। इस घटना का कितना प्रभाव 1922 में जब जर्मनी और रूस के बीच एक संधि हुई थी, कौन-सी संधि? रापालो की संधि। तो इस संधि ने पूरे यूरोप में क्या किया था, खलबली मचा दी। जर्मनी और रूस एक हो गए थे इस संधि के माध्यम से। तो दोनों ने तय किया था कि वो दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे और जिससे पूरे यूरोप में खलबली मच गई थी। मतलब एक बड़ी शक्ति दिख रही थी जर्मनी और रूस के रूप में। कहीं न कहीं रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या कर रहा था, लगातार एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा था। अगर इस चीन को यूनाइटेड नेशन जैसा मंच ना दिया जाता, तब ये वैश्विक ताकतों के साथ ना खड़ा होता, तो ये भारत पे अटैक ज़रूर करता और उस समय भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम इसको रोक भी पाते। मतलब भारत पे चाइना का कब्ज़ा एक बड़े क्षेत्र पे हो जाता। इस भय से और चीन को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के दायरे में लाने के लिए नेहरू जी ने कहीं न कहीं चीन को ये ऑफ़र कर दिया कि आप यूनाइटेड नेशन की सीट रख लीजिए। अब देखिए यूनाइटेड नेशन की सीट का मुद्दा इतना ट्रिकी है कि आप ये नहीं कह सकते कि नेहरू जी पूरी तरह से गलत और आप ये भी नहीं कह सकते कि नेहरू जी पूरी तरह से सही थे। तो आपको किस रेफरेंस में देख रहे हैं वो बात समझनी होगी, तब जाके आप इस मुद्दे को समझ पाएँगे। दूसरा जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के बने रहने से अमेरिका का हमेशा फ़ायदा और पाकिस्तान बना और वो बना रहा, इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल भी रहा क्योंकि आप देखेंगे 1971 के वॉर में अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था। आज भी आप देखिए कि बहुत सारे फाइटर जेट क्या हो रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को लगातार बेच रहा है, जबकि 26/11 जैसी घटना ये ऑलरेडी कर चुका है। देखिए ये हम समझते हैं, पाकिस्तान की स्थिति ये है और उस समय के पाकिस्तान की स्थिति यहाँ भी थी, दोनों तरफ से पाकिस्तान। अमेरिका कहीं न कहीं ये प्लानिंग कर रहा था कि अगर ये पाकिस्तान बना रहेगा, तो यहाँ से उसको चाइना काउंटर करने का भी ऑप्शन मिल सकता है और ये ऑप्शन ना मिले तो कम से कम इस वाले पाकिस्तान से उसको रशिया काउंटर करने का ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। तो अपनी इस रणनीति के तहत अमेरिका क्या कर रहा था, लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और डायरेक्टली प्रेशर खुद भी बना रहा था। यूनाइटेड नेशन से भी प्रेशर बनवा रहा था। इसलिए आप भारत के खिलाफ फैसले भी देख रहे हैं। ब्रिटेन से भी प्रेशर बनवा रहा था भारत पे। इसलिए आप ब्रिटेन का भी दबाव भारत पे देखेंगे उस समय, जिसकी वजह से भारत ने युद्ध रोक दिया। तो इन सारे घटना के बाद आप ये अगर हम समझना चाहें कि नेहरू जी कितने गलत थे, तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ उस समय ऐसी थी, जिसके कारण नेहरू जी को बहुत सारे फैसले लेने पड़े। आज की डेट में पीछे मुड़ के जब देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि नेहरू जी के फैसले बहुत गलत थे या जिनकी बात संसद में की जा रही है या नेता लोग बात करते हैं जिसकी कि नेहरू जी की वजह से हम आज समस्या में हैं। लेकिन अगर हम उस घटनाक्रम को देखें या उस कालक्रम को देखें तो हमको समझ में आएगा कि नेहरू जी की नीति कितनी इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए नेहरू जी ने एक लंबे समय तक भारत को युद्ध से बचा के रखा क्योंकि भारत अगर उस समय युद्ध में भिड़ जाता, देखिए एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से युद्ध से हो जाता, एक तरफ अगर चाइना की तरफ से भी युद्ध हो जाता। अगर दोनों साइड से भारत युद्ध हो जाता, दूसरे आप देखिए आंतरिक अशांति भी है भारत में
अब ये 3 फैक्टर मिलके वास्तव में भारत को तोड़ देते। तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि नेहरू जी की पॉलिसी की वजह से ही भारत कहीं न कहीं यूनाइटेड रह पाया आज की डेट में भी। आज हमारे सामने एक पीओके की समस्या तो है, लेकिन जो इसके अलावा जो रिज़ल्ट है कि भारत आज भी एक यूनाइटेड देश के रूप में बना हुआ है। भारत का जो संघीय ढाँचा है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। नेहरू जी की पॉलिसी इसमें बहुत है। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा, नेहरू जी के विषय में, भारत के कुछ राज्यों के विलय के विषय में, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के विषय में कि वो कैसे काम करती है किसी देश के खिलाफ या किसी देश में उसकी आंतरिक गतिविधियों, उसकी पॉलिसीज़ को डिसाइड करने। जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बना सकें। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।